अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सीरियस भी किसी हद तक मैं कह सकती हूँ, बल्कि यकीनन सीरियस ही है। यूथ जो हमारी होप है, यूथ जो हमारा फ्यूचर है, और यूथ जिसके लिए हम बीइंग पेरेंट काम करते हैं, उनको ठीक अच्छा खुश देखना चाहते हैं। क्या है आजकल के दौर में, क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? जिसको देखो बेचैन है। बच्चे क्यों सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ से? क्यों उनको किस चीज़ की जल्दी है? और उनको एंग्जाइटी, परेशानी, ये सब कुछ होपलेसनेस का शिकार नज़र आते हैं। ये सब क्या है? इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज मैंने बहुत ही रेलेवेंट एक डॉक्टर इरम इरशाद को बुलाया है। आपको वो बताएंगी, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी बताएंगी, बच्चों का भी बताएंगी, उनसे बातें होंगी ढेर सारी। शामिल रहिए और कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको किस किस्म की एंग्जाइटी है और आप किस किस्म के डिप्रेशन में मुब्तला हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? Thank you so very much. डॉक्टर Walaikum Assalam. Samina Appa, it's always lovely catching up with you. नहीं, थैंक यू मैं करना चाहूँगी। आई नो यू आर वेरी बिजी नाउ डेज, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। क्योंकि ये हमारी जो यूथ है, जो बच्चे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जिनके ढेर सारे इश्यूज़ हैं, उनको कोई उस तरीके से जिसको रिलेट कर सकें अपनी डे टू डे लाइफ में, और जो क्रूसिबल ऑफ लाइफ उनको फेस करने पड़ रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से बात करनी है। कि आपसे मेरा जो पहला सवाल होगा इरम, वो ये होगा कि एज आई नो कि आप पेरेंटिंग भी, पॉजिटिव पेरेंटिंग भी करती हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट आपका सेंटर भी है, और आप बच्चों की, यूथ की, सबकी ट्रेनिंग करती हैं, सेशंस लेती हैं उनको। मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। अब आप ये बताइए कि जो हमारी यूथ है, हर वक्त बेचैन नज़र आती है, एंग्जाइटी का शिकार नज़र आती है, क्या चाहिए उन्हें, क्यों है ऐसा? समीना आपा, ये बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो कि आपने अपनी ऑडियंस के लिए रेज़ किया है। और मैं पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक सर्टिफाइड सीबीटी प्रैक्टिशनर हूँ, जिसका मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट होना। और मेरे पास 10 साल के बच्चे से लेके 19 साल के टीनेजर्स, फिर आगे 21 साल, 22 साल, 25 साल के जो ये ग्रुप है जिसमें यंगस्टर्स आते हैं थेरेपी सेशंस के लिए। इतने और यंग बच्चे भी आते हैं? यस, 10 इयर्स ओल्ड बच्चे भी जो हैं वो जेंडर डिस्फोरिया और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी का शिकार हैं। दे बिकम अलूफ, दे बिकम क्वाइट, और उनके अंदर भी बड़े एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जो कि आई एम वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट इट कि एटलीस्ट पाकिस्तान में भी ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। नॉट इन अ लार्ज स्केल, बट येस, अभी मेरे, जैसे मैंने कहा कि आई एम representing only 1% of that kind of clients. तो आपके क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो आई वुड से कि मेरा काम जो है वो, समीना आपा, ये है कि एज ए थेरेपिस्ट या एज ए सीबीटी प्रैक्टिशनर हम लोगों को मिरर करते हैं वो साइड जो कि वो आम अपनी ज़िंदगी में सप्रेस करते हैं। अच्छा। तो इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब। लेट्स से एनी क्लाइंट कम्स टू मी एंड दे आस्क कि मेरी प्रॉब्लम लेट्स से XYZ है, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो XYZ ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपने उन्हें डीलेयर करना होता है कि जो जिस आइडिया से वो आते हैं और फिर जिस आइडिया से वो अपनी एक्सपैंडेड पर्सपेक्टिव लेके जाते हैं, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन ये है कि हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों है। आई थिंक एक तो सोशल मीडिया के प्रेशर्स बहुत हैं, हमारी ऑथेंटिक सेल्फ जो है वो कहीं लॉस्ट हो गई है। हमारे बच्चे जो हैं वो कनेक्शन डिमांड करते हैं, इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट डिमांड करते हैं, बट हम उन्हें गैजेट्स के हवाले किया हुआ है कि आप जो है वो सारी इंफॉर्मेशन, आई थिंक दादी का रोल, नानी का रोल, ये सारे काम जो है वो आजकल का टिकटॉक और इंस्टा कर रहा है। तो उनको ना वहाँ पर बहुत बड़ा इमोशनल गैप है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़ात को ढूंढने के लिए, उस कनेक्शन को ढूंढने के लिए, और उनकी जो फीलिंग है टू बी लव्ड, उसको एक्सप्लोर करने के लिए दे आर फीलिंग डिप्रेस और सैड। अच्छा, तो इरम आप ये बताएं कि नॉर्मली जैसे आपने कहा कि छोटी से छोटी एज का बच्चा भी आपके पास आता है, तो क्या वो बच्चा खुद से आपको अप्रोच करता है या उसके पेरेंट्स आपके पास लाते हैं उसको?
10+ जो है वो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स उनको हमें अप्रोच करते हैं, बट ऑब्वियसली पेरेंट्स भी एक ऐसे पर्सपेक्टिव से आते हैं जहां वो चाहते हैं कि थेरेपिस्ट को भी इन्फ्लुएंस करके वो काम कराएं जो वो खुद नहीं कर सकते। तो उसमें मेरी तरफ से तो माजरत होती है कि हमने तो बच्चे को वो इन्वायरमेंट देना है, वो उसको समझना है कि वो क्या चाहता है, ना कि उसकी अम्मी क्या चाहती हैं या उसके अब्बू क्या चाहते हैं। तो वहाँ पर पेरेंट्स यूजली कॉल करते हैं। अच्छा, ये बताइए इरम के जो पेरेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि बीइंग पेरेंट, सपोज आपके पास कोई वो बच्चा भी आता है, या आप क्या सजेस्ट करती हैं पेरेंट्स को कि वो बच्चे के लिए क्या करें और उस गैप को कैसे फिल करें जो कि क्रिएट हो गया सम वन वे और द अदर, और उस गैप की वजह से बच्चे एग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, और इसी से इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होगा कि माँ बाप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उनका बच्चा क्या सफ़र कैसे क्या कर रहा है। जो सिम्टम्स हैं उसमें तो ये है कि बच्चा जो है वो आपके साथ लाउंज में नहीं बैठना चाहता, वो प्राइवेट ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो अपना गैजेट पे ज़्यादा रहना चाहता है। ये आम से सादा से उसके क्यूज़ हैं। सिम्टम्स तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि क्लिनिकल टर्म है, बट क्यू ये है कि अगर आपका बच्चा आपके साथ हंस खेल नहीं रहा और क्वाइट रह रहा है, आपसे कॉन्वर्सेशंस में इंगेज नहीं हो रहा, और इसका मतलब है कि कुछ प्रेशर आया है आपके और उसके दरमियान। मैं अपने एक क्लाइंट की बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि रिसेंटली आई हैड क्लाइंट, तो उसने मुझसे मैंने उससे बल्कि पूछा कि आपके बेटे का रिलेशनशिप कैसा है। तो उसने कहा मैं तो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ऑफ कोर्स ही इज़ माय सन एंड ऑल। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट उस मोहब्बत को इन एक्शन कैसे हम देखें कि आप मोहब्बत करते हैं। और इट वाज अ वेरी बोल्ड क्वेश्चन फॉर हिम, बिकॉज थोड़ी देर के लिए तो वो रिलक्टेंट था कि ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बाप हूँ और वो मेरा बेटा है, तो ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारे अंदर मोहब्बत है। तो जब मैंने उसे मज़ीद प्रोब किया कि आप मोहब्बत को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि मेरा बेटा जो कहता है मैं वही करता हूँ। और मैंने कहा अच्छा बेटा अगर नहीं कहेगा तो आप नहीं करेंगे, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ पर है, यानी आप कितनी चीज़ें इनिशिएट करते हैं। अगर तो बेटा आपसे लेट्स से कहता है मुझे गैजेट ले दें, आप गैजेट ले देते हैं और ये आपकी लव लैंग्वेज बन गई है, या आपको लगता है कि दिस इज़ हाउ आई ट्रीट माई सन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं समीना आपा, कि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अपने बच्चों की लाइफ में, टू ब्रिज दैट वॉइड जो उनके अंदर है कि शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ। जब हम शुरू के 13-14 साल में होते हैं तो हमारे अंदर ये लगता है कि हम इनएडिक्वेट हैं, और मैं कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहूंगी अपनी अम्मी अब्बू की नज़र के जरिए कि क्या मैं वर्दी हूँ, क्या मैं एक्सेप्टेड हूँ। तो जब बच्चा ये नहीं देखता, क्योंकि माँ और बाप आजकल पैसे बनाने में मसरूफ हैं और उनके अपने प्रेशर्स हैं, तो वो यही वैलिडेशन इस सोशल मीडिया से ढूंढ लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो वर्किंग लेडीज हैं उनके बच्चे ज्यादा सफर कर रहे हैं, या घरेलू जो हाउस वाइफ्स हैं उनके भी इक्वली सफर कर रहे हैं? आई वुड से कि हमारे अंदर जो देखें, जो मोहब्बत की पहली निशानी है वो अटेंशन है। यस। तो अटेंशन और एफर्ट दोनों अगर गुम हो गए हैं, या उनके रंग बदल गए हैं, या उनके चेहरे बदल गए हैं, कि अच्छा मैंने अटेंशन ये दिया कि बच्चे को पिक किया है, ड्रॉप किया है, और मैंने बच्चे को खाना खिलाया, और मैंने बच्चे को बेड टाइम करा दिया, प्ले डेट्स पे तो मेरी ड्यूटीज पूरी हो गई हैं। बच्चा सिर्फ ये नहीं चाहता, बच्चा इससे, ये तो बेसिक्स है ना, ये तो गिवन है कि आपने देनी ही देनी है। अब कहानी ऊपर शुरू होती है, उसके लिए मुझे फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और वो अगर मेरा अपना वर्कलोड है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे अपने स्पाउस रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इमेजिन मैं कैसे उसको। यही सवाल नेक्स्ट मैं आपसे करना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि जो आपस में स्पाउस का आपस का जो रिलेशनशिप होता है, उसके ख़राब होने की वजह से भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बच्चों के, कि वो खुद की जंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बच्चा निगलेक्टेड फील करता है, और उसको वो अप्रोप्रिएट अटेंशन और वो टाइम और वो तवज्जो नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है और उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए कुछ क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बच्चा एक हाउस होल्ड में रहता है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और आपकी सोच से भी ज़्यादा बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और बच्चा डायनामिक्स देखता है कि माँ बाप के अपने पर्सनल डायनामिक्स कैसे हैं, और फिर बच्चे को पेरेंट्स किस तरह डील कर रहे हैं ये भी वो देख रहे होते हैं।
तो अगर मैं सिर्फ इसको इसी पॉइंट पे रखूं कि वो पेरेंट्स वो कपल्स जो ये समझते हैं कि लड़ाई नहीं हो रही तो रिश्ता अच्छा है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि लड़ाई नहीं हो रही। मेरे ख्याल में हेल्दी रिलेशनशिप में लड़ाई होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरी नॉर्मल और इम्पॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो कि मुझे ये चीज़ अच्छा लगा है, ये अच्छी नहीं लगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि लव का ऑपोजिट हेट नहीं होता, इनडिफरेंस होता है। जब रिश्ते ड्राई होना शुरू होते हैं तो पता चलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करें। तो इनडिफरेंस जो है वो आपके रिश्तों को खा जाता है। तो वो पेरेंट्स जो कि फिर इवेंचुअली आपस में एक ड्राई रिलेशनशिप या बहुत ही कोल्ड रिलेशनशिप रखते हैं, वो फिर बच्चों के जरिए गुफ्तगू करते हैं, जो कि बच्चा भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, विच इज नॉट हेल्दी, आई वुड से। इसका मतलब है कि जो मैरिड कपल इस वक्त ये बात सुन रहे हैं, अगर उनके दरमियान लड़ाई होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हेल्दी साइन है कि एटलीस्ट नौबत लड़ाई तक तो आए ना। और अगर आप इनडिफरेंट हैं तो फिर तो क्या ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई आपको परवाह होगी, आपको केयर ही नहीं है कोई दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये तो लाइटर मोड में बात कर रही थी। तो इरम, आप मुझे ये बताइए कि क्या समझती हैं, आपके माँ बाप में से दो होते हैं ना, अक्सर मैंने देखा है कि बाप एज बाप वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खींचता है कि शायद बच्चे पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसका काम नहीं है, ये सिर्फ माँ का काम है। तो आपको क्या लगता है? आई वुड से कि अगर हम उसको फेजेस में कर लें तो बड़ी ज़िंदगी आसान होगी। आई थिंक फर्स्ट 7 years बच्चा माँ के साथ ज़्यादा इमोशनली वायर्ड होता है, कनेक्टेड होता है, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकता है, बेटी भी और बेटे अगर होगा तो फ़र्क होगा। बट आई पर्सनली बिलीव दैट आफ्टर 7 आपके हस्बैंड की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो उन्हें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंगेज करे। जैसे बाप का उनके साथ स्टोरी टेलिंग करना, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। अगर आप घर बैठे में और आपका बाप आपसे अपनी लाइफ की स्टोरीज नहीं शेयर करता और आपकी स्टोरीज नहीं पूछता, तो इसका मतलब यह है कि वो आपका हीरो और जो आपका रोल मॉडल वाला पार्ट होता है, जो आपकी जहन साजी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी उन स्टोरीज के साथ जुड़ा होता है। तो आई थिंक अगर हम फर्स्ट 7 years कहें कि और माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, बट आप 7+ एंड ऑनवर्ड्स में बाप की भी प्रेजेंस ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट और टीम वर्क के दोनों को ही अपना अपना हिस्सा जमा कराना चाहिए। इसी में मैडम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसी रिलेशन में अगर एक बेटी और बाप का रिलेशन है और बेटे और बाप का रिलेशन है, क्या फ़र्क होता है? आई थिंक बहुत सारे डायनामिक्स हैं इसमें। जब बेटी और बाप का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक नेचुरल मुझे लगता है कि ज़्यादा एप्रिसिएशन और इन्वॉल्वमेंट होती है। मेरी एक और क्लाइंट की बात शेयर करना चाहूँगी कि एक बच्ची जो कि गुड गर्ल सिंड्रोम का शिकार है, यानी वो बचपन से ही डैडीज़ गर्ल बनना चाहती है, और डैडी का मंत्रा ज़िंदगी में ये रहा है कि अचीवमेंट होगी तो बेटी को वेल डन मिलेगा, स्ट्रेट एज आएंगे तो बेटी को वेल डन मिलेगा। ये कहने को बड़ी सादा सी बात लगती है कि आई मीन ये तो बड़ी अच्छी बात है, बाप इनकरेजिंग है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, बट उस बच्चे के लिए कितना बड़ा आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि उसने आपकी मोहब्बत जीतने के लिए A+ ग्रेड लेकर आना है। तो आई वुड से कि बाप और बेटी का रिलेशनशिप बहुत पावरफुल है, बट वो अनकंडीशनल होना चाहिए। माँ और बेटे और माँ का रिलेशनशिप बड़ा पावरफुल है और इसको भी अनकंडीशनल होना चाहिए। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि 40 years ओल्ड हैं, 45 years ओल्ड हैं, लेकिन आज भी वो 3 साल के बच्चे की तरह माँ की मोहब्बत को ढूंढते फिर रहे हैं अपने स्पाउस के अंदर, अपने इर्द गिर्द डिफरेंट काम करके। तो आई थिंक ये हमें डॉट्स कनेक्ट करने चाहिए। इरम, बातें आपकी सुन के मुझे याद आया कि मैं आपको अरफा की बात शेयर करती हूँ कि अरफा का रिलेशन अपने बाप के साथ, अच्छा वो बहुत छोटी होती थी, तकरीबन जैसे ही साल सवा साल की आप समझ लें कि छोटे छोटे वर्ड्स जब उसने मामा बाबा कहना शुरू किया, तो उस वक्त से ऑनवर्ड उसका जो झुकाव था वो बाप की तरफ ज़्यादा था। और जब वो ऑफिस चले जाते थे तो वो फ़ोन एक खिलौना था उसके पास, उन दिनों PTCL भी बहुत रेयरली आपको मिलता था, तो वो फ़ोन करती थी, हेलो बाबा आप कब आओगे, ये वाली उसने छोटे छोटे सेंटेंस सीखने शुरू किए। उनके साथ एक्सरसाइज एरिया में चली जाती थी और वो बहुत खुश रहती थी और मेरे से ज़्यादा, जबकि मैं एज माँ
उसका हर काम कर रही होती थी, उसको खिलाना, नहलाना, सुलाना, जो उसकी ज़रूरियात, उसको लुक आफ्टर करना। लेकिन मैंने फ़ील किया कि इसके बावजूद जो उसका प्यार बाप की तरफ था, जो वो उनको इंतज़ार उनका करती थी, वो वाले जो फेज़ है, अगर बाप, मैं समझती हूँ कि वो भी उतना ही करते थे। मैं इस बात से ये बात निकालना चाह रही हूँ कि अगर बाप शुरू से ही बेटियों को सपोर्ट करते हैं, उनको एम्पावर्ड करते हैं, उनको उनकी केयर करते हैं, उनको डेयरिंग बनाते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, तो आई थिंक कि ये तो बुनियाद बहुत ही साल डेढ़ से ही शुरू हो जाती है और खुश होते हैं। That's तो ये true. मुझे वैसे ही वो वाकया याद आ I गया। think लेकिन बहुत जब हम अच्छा। वैसे, इससे सवाल मेरा एक और निकलता है ना, Before you ask question, I would like to share this connection जो आपने एग्जाम्पल दिया। ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी जेंडर स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के ऊपर कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, अगर बेटी माँ के पेट में है और वो माँ जो कि अपने हस्बैंड से हमेशा वैलिडेशन, अप्रूवल सीख कर रही होती है और वो उसकी मोहब्बत भी सीख कर रही होती है, तो ख़ास तौर पे पहली बेटी के साथ ये बहुत ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है रिसर्च वाइज कि उनके अंदर भी यही चीज़ इननेटली प्रेजेंट होती है कि वो बाप की वैलिडेशन, बाप के साथ सॉलिड रिलेशनशिप को एक अपनी प्रायोरिटी बनाती हैं। ठीक है, माँ को तो वो लेती हैं कि एज ए गिवन थिंग, इसको कोई चैलेंज नहीं, ग्रांटेड हो गया ना वो तो, क्योंकि माँ खुद भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रही होती है ना। हाँ, yes. माँ ने अपने आप को ये समझा है कि औरत को, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ कि औरत इन जनरल समझती है कि मैं तब तक इनएडिक्वेट हूँ जब तक मेरे साथ मेरा जो काउंटर पार्ट है, मेरे मेल फैमिली काउंटर पार्ट्स हैं, वो मुझे वैलिडेट नहीं करते। तो आई थिंक इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल टू बिगिन विद। बट जैसे मैंने कहा कि अगर बाप इन्वॉल्व है फ्रॉम ईयर 1 से ऑनवर्ड्स, इसके पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बट मैं उन फादर्स के लिए भी आई वांट टू क्रिएट अ रूम जो नहीं दे सकते। आप अगर उसकी माँ को तहफ़्फ़ुज़ दे दें, ज़हनी तहफ़्फ़ुज़, साइकोलॉजिकल सेफ्टी उसकी माँ को प्रोवाइड कर दें, तो वो माँ आपकी एम्बेसडर बन के वो काम 7 साल का बहुत ही अच्छा कर लेगी। और वो आपकी कोई नेगेटिव, क्योंकि देखें ये जो पैटर्न्स है ना वैलिडेशन सीकिंग के, ये बड़े ही क्रिटिकल हो जाते हैं हमारे एडल्ट लाइफ में। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी, अगर मुझे फेसबुक पे लाइक्स नहीं मिले तो मैं परेशान हो जाऊंगी। ये कहाँ से फूटे हैं? फूटे तो उन्हीं 7, 8, 10 सालों में है ना, जहाँ माँ बाप ने इमोशनली मुझे इग्नोर किया या मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहे। तो इस एस्पेक्ट पे भी आई थिंक हमें सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरती से आपने और बड़ा ही जोर दे के ये जो बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। काश ऐसा हो सके, मुमकिन हो, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं। नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर एजुकेटिंग पेरेंट्स, यू आर एजुकेटिंग टीनेजर्स, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा चीज़ें बदल रही हैं। नहीं, थैंक यू। अच्छा इरम, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही थी कि देखा ही गया कि आजकल हर जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन वो समहाउ उस इवेंट में ही ख़त्म हो जाती है। और जब आई थिंक सब गाड़ियों में बैठते हैं तो उनके ज़हन से महव हो जाता है कि हमने क्या बात की थी। जो बाप है उसका क्या रोल है बेटी को एम्पावर करने में? क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मेल का है, बीइंग हस्बैंड, बीइंग सन, बीइंग पार्टनर या आपके फादर। मेरा तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि बाप बेटी के लिए क्या कर सकता है, वो उसकी माँ को एम्पावर कर दे, उसके लिए एक रोल मॉडल खड़ा कर दे, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्टिंगली समीना आपा, हम बेटियों पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं और बेटियों को हर बंदा अक्रॉस द बोर्ड कोशिश करता है कि जो जिस तरह उसकी बहनें थीं या जिस तरह उसकी फर्स्ट जनरेशन थी उससे वो बेहतर ही एम्पावर करे। लेकिन मुझे लगता है कि उसका असर अगर हम कंपाउंड इफेक्ट में देखना चाहें तो वो तब होगा जब वो उसकी माँ को भी उतना ही लीवे दे, उतनी ऑप्शन स्पेस दे, उसको सपोर्ट करे। और जब दो लोगों का ताल्लुक आपस में सॉलिड बन जाता है ना, तो पेरेंटिंग आसान होती है। हम करते क्या है कि हम अपने आप को सॉर्ट आउट करते हैं बच्चों को बीच में इन्वॉल्व करके। यस, ये तो है। हमारे कल्चर का एक डायलेमा रहा है ना कि कहते हैं कि एक बच्चा और पैदा कर लो शादी चल जाएगी, फिर एक और बच्चा पैदा कर लो शादी चल जाएगी। तो हम बच्चों को यूज कर रहे हैं अपनी शादियां चलाने के लिए।
कभी कभी डिवोर्स को बचाने के लिए हम बच्चों को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अगर हम आपस का ताल्लुक पहले अच्छा रखें, जहां आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें और आपका हस्बैंड आपको एम्पावर करे, वहाँ पेरेंटिंग, चाहे बच्चा बढ़ रहा हो बेटी बढ़ रही हो, उन दोनों का मेरा ख्याल है ऑटोनमस और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, ये मैं समझती हूँ कि हमें इस पे 2-3 टॉपिक बात करने की ज़रूरत है, जो कि मैरिड कपल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं। हम उस पे भी इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। और बच्चों के लिए एक और मेरे ज़हन में आखिरी सवाल से पहले ज़हन में आ रहा था कि बच्चों को, ये टीनेजर जो हैं, इनको अभी से ही बहुत शुरू में आइडेंटिटी क्राइसिस आना शुरू हो गया है। क्या लगता है आपको, ये इसको किस तरीके से हम हैंडल करें बीइंग पेरेंट, या वो लोग जो सुन रहे हैं देख रहे हैं आपके साथ, उनको क्या आप एडवाइस या डायरेक्शन देना चाहेंगी कि ये बच्चे क्यों आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं इतनी यंग एज में? इतनी यंग एज में उनके ऊपर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्रेड्स लाने का प्रेशर, परफेक्ट होने का प्रेशर, सब कुछ करने का प्रेशर। आई मीन अगर आपके माँ बाप ओवर अचीवर्स हैं, ओवर एम्बिशियस हैं, घर का माहौल ही ऐसा है कि अगर आपका ए आ गया है तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ तो इस घर में कभी किसी का A+ से कम नहीं आया। तो मुझे लगता है एक तो ये मसले मसाइल हैं हमारे, हमें रियल घर चाहिए, रियल माँ बाप चाहिए। मैं अपनी 20-30 साल पहले की बात करूं तो ग्रेड्स हमारी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा नहीं होते थे। हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ये होते थे घर की बातचीत में कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा, आपने क्या खाया, आपने कहाँ गए। सोशल जो इंटरैक्शन था, ये हमारी बहुत बड़ी वैल्यू थी। आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, आपके दोस्त कितने हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशंस हमने हटा दी हैं बच्चों से बातचीत करने में के लिए, क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया आ गया उसमें, और उसी में हम फेक अपने फिल्टर्स लगा लगा के तस्वीरें बनाते हैं, और इसी तरह के फेक फ्रेंड्स आपके बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं। तो आई थिंक जितना भी आप एक दूसरे को बातचीत के ज़रिए समझ सकें, जितना जनरेशनल गैप को ब्रिज कर सकें, उतना ही अच्छा होगा। इरम, बड़ा खूबसूरत तो मैं नहीं कहूँगी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सेंसिटिव भी है, एट द सेम टाइम डिमांडिंग भी है। इस पे तो जितनी भी बात कीजिए, मैं इसको एंड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा कि जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं, उनको किस हद तक इंटरेस्ट है और उनको कौन से इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स है जो वो डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आज आप जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे भी हैं, आप इनफ हैं, आप काफ़ी हैं। आपका रंग जो भी है, आपकी हाइट जो भी है, आप जिस भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन या बैकग्राउंड से आए हैं, आप ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना वर्जन बनना है। ये सूडो रोल मॉडल्स और सूडो हीरोज़ के पीछे मत भागें, आप काफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच इरम, आज की बड़ी ही फ्रूटफुल ये हमारी कन्वर्सेशन रही, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और फर्दर उनके जहन में जो क्वेश्चंस आएंगे आप ज़रूर लिखें कमेंट्स में। हम आपके सवाल, हर एक सवाल के जवाब के लिए हम सेशंस करेंगे, और इरम ने साथ देने का वादा किया है एज़ ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच इरम, आने का बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।